आज 17 मई 2026 है और अगर कोई सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करे तो पता चलता है कि ग्लोबल इंटरनेट राउटिंग फेल हो रही है। मतलब कोई फ्लाइट बुक करने की कोशिश करे तो देखता है कि एक मेजर एयरलाइन कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो चुकी है। हाँ, और ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने पर बिल अचानक दुगना हो गया है। देखो, ये किसी साई-फाई मूवी या डिस्टोपियन नॉवल का प्लॉट नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। एग्जैक्टली ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी है जिसने पिछले कुछ महीनों में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। मेरा मतलब है 2026 ईरान वॉर। तो आज हम इस डीप डाइव में इसी कॉम्प्लेक्स वॉर को एनालाइज कर रहे हैं। सही का। और आज हमारा प्राइमरी सोर्स एक बेहद डिटेल्ड विकिपीडिया आर्टिकल है। इस डिस्कशन का मिशन बहुत क्लियर है। हम इस वॉर के कॉजेज, इसमें हुए अनएक्सपेक्टेड मिलिट्री इवेंट्स और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर इसके असर को सिंप्लीफाई करके समझने वाले हैं। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स और फूड सिक्योरिटी पर होता है ना? जो फ्यूल क्राइसिस और इकोनॉमिक झटके लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत इंट्रिकेट चेन ऑफ इवेंट्स है। बिल्कुल। पर इससे पहले कि हम इन डिटेल्स में जाएं, एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना जरूरी है, क्योंकि हमारा सोर्स मटेरियल हेवीली पॉलिटिकल है और इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो इस डीप डाइव का मकसद किसी भी लेफ्ट विंग, राइट विंग या किसी पर्टिकुलर देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट या कंडेम करना बिल्कुल नहीं है। हमारा अप्रोच पूरी तरह से इम्पार्शियल है। हम सिर्फ ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में दिए गए फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली कन्वे कर रहे हैं। सही बात है। हम सिर्फ वही बताएंगे जो सोर्सेज में डॉक्यूमेंटेड है। फरवरी 2026 को, और उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। हाँ, 28 फरवरी का दिन डिप्लोमेसी के हिसाब से एक एनोमली था। उस वक्त यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी, यानी दोनों देशों के डिप्लोमैट्स टेबल पर बैठे थे। वेट, नेगोशिएशंस चल रही थी? मतलब शांति की बातचीत के दौरान ही अटैक हो गया? एग्जैक्टली। बातचीत का दौर चल रहा था और ठीक उसी वक्त यूएस और इजराइल ने मिलकर एक मैसिव सरप्राइज एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। इजराइल ने इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन रोरिंग लायन रखा था। हाँ, और यूएस ने इसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया था, राइट? हाँ, और इन स्ट्राइक्स का निशाना सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट लीडरशिप को टारगेट किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी और उनके परिवार के कुछ सदस्य मारे गए। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर यूएस और ईरान एक टेबल पर बैठकर पीस नेगोशिएशंस कर रहे थे तो उस वक्त अचानक स्ट्राइक क्यों करना? ये तो वैसे ही हुआ जैसे लोग एक टेबल पर बैठकर चेस खेल रहे हों और अचानक कोई बोर्ड ही पलट दे। वो एक बहुत बड़ा शॉक था सबके लिए, है ना? जब बातचीत चल रही हो तब सामने वाले के सबसे बड़े लीडर पर हमला करना तो डिप्लोमेटिक रूल्स का पूरा वायलेशन लगता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? देखो, इसमें लॉजिक इंटेलिजेंस और डिसेप्शन का था। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि यूएस और इजराइल ने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी यूज की थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन लीक की जिसमें दिखाया गया कि यूएस रीजन में अपने एडवांस्ड F-22 फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर रहा है। ओह, तो उन्होंने फेक डिप्लॉयमेंट की न्यूज़ फैलाई ताकि दुश्मन को मिसगाइड कर सकें? बिल्कुल। इस लीक का मकसद ये नैरेटिव सेट करना था कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन होना भी है तो उसमें अभी हफ्तों का वक्त लगेगा, क्योंकि जेट्स की डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है। अच्छा, तो इस फेक लीक की वजह से ईरान की लीडरशिप को लगा कि अभी कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, उन्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई होगी। एग्जैक्टली। और इसी डिसेप्शन के चलते ईरानियन ऑफिशियल्स और उनकी टॉप लीडरशिप एक जगह पर फिजिकली गैदर हुए। वही गैदरिंग उन सरप्राइज अर्ली स्ट्राइक्स का प्राइमरी टारगेट बन गई। उन्होंने उस नैरो विंडो का फायदा उठाया। बाप रे, ये तो इंटेलिजेंस डिसेप्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फेक इंटेलिजेंस से एनिमी को रिलैक्स करना और फिर अचानक स्ट्राइक। पर देखो, इतने बड़े असैसिनेशन के बाद तो रिटेलिएशन होना ही था। कोई भी देश चुप तो नहीं बैठेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का काउंटर अटैक उतना ही मैसिव था। उन्होंने तुरंत इजराइल, रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस और यहां तक कि यूएस के अलाइड अरब कंट्रीज पर हमला कर दिया। एलाइड अरब कंट्रीज यानी यूएई, सऊदी अरेबिया और बहरीन पर भी? हाँ, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इन सब जगहों पर स्ट्राइक्स किए। बैलिस्टिक मिसाइल्स एसेंशियली वो रॉकेट्स होते हैं जो स्पेस की बाउंड्री तक एक हाई आर्क में ट्रेवल करते हैं और फिर एक्सट्रीम स्पीड से टारगेट पर गिरते हैं।
इन्हें इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अचानक से पूरा मिडिल ईस्ट ही एक एक्टिव वॉर जोन बन गया। और जब इतने सारे टारगेट्स पर मिसाइल्स फायर हो रही हों, तो कॉन्फ्लिक्ट किसी एक बॉर्डर तक सीमित तो रह नहीं सकता। सही कहा, रीजनल स्पिलओवर का होना तय था। इसमें हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो गया, जो उस रीजन का एक मेजर आर्म्ड ग्रुप है। और उसी इन्वॉल्वमेंट के बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया, है ना, जिसे अब 2026 लेबनियन वॉर कहा जा रहा है। हाँ, पर इस कॉन्फ्लिक्ट में ग्राउंड इन्वेजन के अलावा कुछ ऐसे मिलिट्री इवेंट्स हुए हैं जो सदियों में एक बार आते हैं। रेयर मिलिट्री फर्स्ट्स। ओ वाओ, रेयर मिलिट्री फर्स्ट्स। रेयर जैसे कि क्या? जैसे एक इंसिडेंट इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास हुआ। हाँ। वहां यूएस नेवी की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस शार्लेट ने ईरान के एक नेवल शिप आईआरएस देना को टॉर्पीडो फायर करके डुबो दिया। वेट, आईआरएस देना को सोर्स मटेरियल में फ्रिगेट कहा गया है। एक आम इंसान की समझ के लिए ये फ्रिगेट एग्जैक्टली क्या होता है? फ्रिगेट एक मीडियम साइज्ड फास्ट नेवल वॉरशिप होता है। इसका मेन काम दूसरे शिप्स को एस्कॉर्ट करना और पेट्रोल करना होता है। ये हेविली आर्म्ड होता है पर डिस्ट्रॉयर से थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, तो एक सबमरीन का इसको डुबाना इतनी बड़ी हिस्टोरिकल न्यूज़ क्यों बन गई? क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद से आज तक किसी भी यूएस सबमरीन ने एनिमी वॉरशिप को कॉम्बैट में इस तरह नहीं डुबाया था। ये पहली बार है। और सबसे शॉकिंग डिटेल ये है कि आईआरएस दीना एक नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था। तो उस एक्सरसाइज के रूल्स के हिसाब से उनके पास लाइव एम्युनिशन नहीं होगा। एग्जैक्टली उन्हें लाइव वेपन्स कैरी करने की इजाजत नहीं थी। यानी जिस वक्त यूएस सबमरीन ने उस पर टॉर्पीडो फायर किया, वो शिप इफेक्टिवली डिफेंसलेस था। बिना वेपन्स के एक वॉरशिप पर अंडर वाटर से अटैक करना, ये क्लियर करता है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिए गए थे। बिल्कुल। पर देखो, मिलिट्री केओस में सिर्फ दुश्मनों पर ही अटैक नहीं होता। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही ट्रैजिक फ्रेंडली फायर का इंसिडेंट भी मेंशन्ड है। फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही फोर्स पर गलती से हमला कर देना, ये कहाँ हुआ था? ये कुवैत के एयर स्पेस में हुआ। कुवैत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से 3 यूएस F-15 फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया। व्हाट? एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम अपने ही एलाई के 3 फाइटर जेट्स को कैसे गिरा सकता है? मतलब क्या इन सिस्टम्स में फ्रेंड और फो आइडेंटिफाई करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती आजकल? होती है, जिसे IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फो कहते हैं। पर जब एयर स्पेस में एक ही वक्त पर सैकड़ों एनिमी ड्रोन्स, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स और एलाइड फाइटर जेट्स उड़ रहे हों, तो रेडार ऑपरेटर्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। समझ रही हूँ, सिस्टम्स ओवरलोड हो जाते हैं। हाँ, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डिसीजन होता है कि जो रेडार पर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो दुश्मन की मिसाइल है या अपना ही जेट। इस एक्सट्रीम केओस में ऐसी फेटल मिस्टेक्स हो जाती हैं। Here's where it gets really interesting though. मिलिट्री केओस का एक और लेयर है जो अलायंसेस से जुड़ा है। अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई पहले डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचते थे ना? हाँ, उनका ट्रेडिशनल मॉडल प्रॉक्सी वॉर्स का होता था, खुद लड़ने के बजाय लोकल आर्म ग्रुप्स को फंड करना और इन्फ्लुएंस बढ़ाना। लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट सीक्रेट मिलिट्री स्ट्राइक्स किए, जैसे यूएई ने कोवर्टली ईरान के लवान आइलैंड रिफाइनरी पर अटैक किया। सही पकड़ा। और सऊदी अरेबिया ने भी इराकी बॉर्डर के पास ईरान बैक्ड मिलिशियस पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स किए। ये शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? जो देश हमेशा यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के पीछे थे, वो अब खुद आगे आकर मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के पुराने अलायंसेस कितनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अरब स्टेट्स अब सिर्फ अमेरिकन डिफेंस पर पूरी तरह रिलाय नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि जब उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल्स गिर रही हैं, तो खुद रिटेलिएट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये एक नया एरा है जहां रीजनल प्लेयर्स एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, जब इतने सारे देश एक छोटे से एरिया में बॉम्ब और मिसाइल्स गिरा रहे हों, तो आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ये सब ग्लोबल इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ा है। बिल्कुल। इस इकोनॉमिक शॉकवेव का एपिसेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक बहुत ही पतला वाटर चैनल है। और इस चैनल की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है। राइट। और ईरान ने रिटेलिएशन में इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे पूरी सप्लाई चेन रुक गई है। पर एक सेकंड, ये ब्लॉक करना एग्जैक्टली कैसे काम करता है? समुद्र में कोई फिजिकल दीवार तो बना नहीं सकते कि रास्ता बंद हो जाए? नहीं, फिजिकल वॉल नहीं होती।
ईरान अपनी नेवी के फास्ट अटैक बोट्स, एंटी-शिप मिसाइल्स और नेवल माइंस का यूज करता है। नेवल माइंस पानी के अंदर तैरते हुए बॉम्ब्स होते हैं। अब बाप रे, यानी उन्होंने उस एरिया को इतना डेंजरस बना दिया कि कोई शिपिंग कंपनी अपने टैंकर्स वहां भेजने का रिस्क ही ना ले। हाँ, जैसे ही ये ब्लॉकेड लागू हुआ, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में मैसिव कमी आ गई। इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल हिस्टोरिकल हाई यानी $149 पर बैरल तक पहुंच गया। $149 पर बैरल? जब ऑयल इतना महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज महंगी हो जाती है। पर सोर्स मटेरियल पढ़ते वक्त मैंने एक और डिटेल देखी थी। इस ब्लॉकेड की वजह से ग्लोबल एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर पर भी भयंकर असर पड़ा है। ये कनेक्शन थोड़ा समझाएंगे? ये कनेक्शन बहुत अलार्मिंग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ऑयल नहीं, मैसिव क्वांटिटी में नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट होती है। और नेचुरल गैस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम नहीं आती, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने का प्राइमरी रॉ मटेरियल है। अच्छा, तो नेचुरल गैस की शॉर्टेज का मतलब है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बंद होना। सही। मॉडर्न एग्रीकल्चर इन फर्टिलाइजर्स पर बहुत हेवीली डिपेंड करती है। सप्लाई कम हुई तो ग्लोबल फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। जो क्राइसिस फ्यूल से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बन गया। ये डोमिनो इफेक्ट तो बहुत डरावना है। और इस फ्यूल क्राइसिस का एविएशन इंडस्ट्री पर असर तो इमीडिएट था। जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया कि स्पिरिट एयरलाइंस शट डाउन हो गई। ये वॉर का फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेट कैजुअलिटी था। एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है और उसकी वजह से दूर एक कमर्शियल एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई। देखो, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये 1970s के एनर्जी क्राइसिस के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा डिसरप्शन है। सिर्फ एक छोटे से स्ट्रेट के बंद होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। ये मॉडर्न ग्लोबल सप्लाई चेन्स की फ्रिजिलिटी को दिखाता है। लेकिन मॉडर्न वॉर सिर्फ फिजिकल वेपन से नहीं लड़ी जाती। आज के तारीख में इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा भी उतना ही बड़ा हथियार है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वॉर का एक नया और खतरनाक डायमेंशन है। एआई और डीप फेक्स का हैवी यूज हो रहा है नैरेटिव सेट करने के लिए। उदाहरण के लिए, ईरान ने एक एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया यूएस को ट्रोल करने के लिए। वेट, मैंने पढ़ा था कि वो एक लेगो वीडियो था। एक वॉर जोन में जहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां एक गवर्नमेंट यूएस को मॉक करने के लिए बच्चों के खिलौने यानी लेगो का एआई वीडियो बना रही है। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक अलग ही लेवल है ना? और फेक न्यूज को वेपनाइज करने का एक और बड़ा एग्जाम्पल इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा हुआ है। ओ हाँ, उनकी मौत की फेक न्यूज फैला दी गई थी सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। एक हाईली कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था जिसमें लग रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये न्यूज इतनी तेजी से फैली कि उन्हें मजबूरन कैमरे के सामने आकर कॉफी पीते हुए अपने एक वीडियो पोस्ट करना पड़ा, बस दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो जिंदा है। जब लीडर को खुद आकर प्रूफ देना पड़े तो इसका मतलब डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन मिसाइल से भी तेज ट्रैवल कर रहे हैं। पर इन सब टेक और एआई प्रोपेगेंडा के पीछे जो ग्राउंड रियलिटी है वो और भी हार्ट ब्रेकिंग है। सिविलियंस जो झेल रहे हैं उसकी बात करना जरूरी है। सही बात है। रियल वर्ल्ड टोल बहुत सीरियस है। लेबनान में ही देखो, 1.2 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। और तेहरान की हालत तो किसी नाइटमेयर जैसी लग रही है मुझे। यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने वहां के मेजर ऑयल डिपोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके जलने की वजह से पूरे शहर के ऊपर एक टॉक्सिक क्लाउड बन गया है। हवा सांस लेने लायक ही नहीं बची है वहां। एक तरफ आसमान में जहरीला धुआं है और दूसरी तरफ एक डिजिटल धुआं भी है। सिविलियंस फिजिकली तो सफर कर ही रहे हैं, पर ईरान में गवर्नमेंट ने इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया। यानी आम जनता के लिए इंटरनेट पूरी तरह बंद, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूजर्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लोग पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। वो फिजिकल डेवेस्टेशन और डिजिटल इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट दोनों के बीच कैद है। डिजिटल सफोकेशन और फिजिकल सफोकेशन एक साथ। जब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन इतना डेडली हो जाए तो सवाल उठता है कि क्या शांति की कोई गुंजाइश बची है? क्या डिप्लोमैटिक टॉक्स पूरी तरह फेल हो चुकी हैं? कोशिश तो की गई थी। पाकिस्तान ने मीडिएट करने की कोशिश की, जिसमें इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे। उन टॉक्स में क्या प्रपोजल्स रखे गए थे? यूएस ने एक 15 पॉइंट प्लान दिया था, जिसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट डिमांड्स रखी थी, और इसके काउंटर में ईरान ने अपना 5 पॉइंट प्रपोजल रखा, पर किसी भी एक पॉइंट पर बात नहीं बनी। दोनों साइड्स के डिमांड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगी, इसलिए कॉम्प्रोमाइज होना मुश्किल था। पर 8 अप्रैल को एक टेम्पररी सीज फायर जरूर हुआ था ना, वो फेल क्यों हो गया? वो एक टेक्निकल लूपहोल का शिकार हो गया।
यूएस और इजराइल ने आर्ग्यू किया कि ये सीजफायर स्पेसिफिकली ईरान के रेफरेंस में है और लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशंस पर लागू नहीं होता। तो यानी सीजफायर के दौरान भी लेबनान में हमले चल रहे थे? हाँ, जिसे ईरान ने एग्रीमेंट का वायलेशन माना और अपने ब्लॉकेड्स और रिस्ट्रिक्शंस बरकरार रखे। वो डेडलॉक वहीं का वहीं रह गया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज यानी 17 मई को ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक डुअल ब्लॉकेड कह रहे हैं। ये एक अजीब डेडलॉक है। डुअल ब्लॉकेड, एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ ईरान। एग्जैक्टली। यूएस नेवी ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक अटेम्प्ट शुरू किया है, जिसका मकसद ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करना है ताकि उनका कोई मूवमेंट ना हो। और दूसरी तरफ ईरान ने पर्शियन गल्फ में इंटरनेशनल शिप्स का रास्ता रोक रखा है। तो बेसिकली दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ रखी है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये वॉर एक पूरे स्टेलमेट में फंस चुकी है और इस स्टेलमेट का असर पूरी दुनिया भुगत रही है। चलिए तो इस पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं एक बार। ये वॉर फरवरी में न्यूक्लियर टॉक्स के बीच यूएस और इजराइल के अनएक्सपेक्टेड एयर स्ट्राइक्स और सुप्रीम लीडर खुमैनी की डेथ के साथ शुरू हुई थी। इसमें डिसेप्शन का बड़ा रोल था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे मिडल ईस्ट को, जैसे लेबनान, इराक और गल्फ स्टेट्स को अपनी लपेट में ले लिया। सही कहा। और हमने कुछ हिस्टोरिक मिलिट्री मोमेंट्स भी देखे, जैसे यूएस सबमरीन का अटैक और फ्रेंडली फायर इंसिडेंट्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने से ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो गई है और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। आज के दिन डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो चुके हैं और दोनों तरफ से नेवल ब्लॉकेज चल रहा है। कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। इन सब फैक्ट्स के बीच एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है। सोर्स मटेरियल क्लियरली मेंशन करता है कि यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के कल्चरल हेरिटेज साइट्स और हॉस्पिटल्स को भी डैमेज किया है। और दूसरी तरफ ईरान ने सिविलियन एरियाज पर इंटेंशनली क्लस्टर म्यूनिशंस फायर किए हैं। क्लस्टर म्यूनिशंस यानी वो बॉम्ब्स जो वाइड एरिया में बहुत सारे छोटे बॉम्ब्स गिराते हैं, जिससे इनडिस्क्रिमिनेट नुकसान होता है। जब मॉडर्न वॉर्स में मिलिट्री टारगेट्स और सिविलियन हेरिटेज या इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो जाए तो ये बहुत डरावना लगता है। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल्स और कल्चरल साइट्स पर हमला करना वॉर में कॉमन हो जाए तो क्या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में दुनिया में कोई भी सेफ जोन बचेगा? ये एक ऐसी दिशा है जो आने वाले समय में ग्लोबल वॉर एथिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये वाकई एक बहुत अनसेटलिंग थॉट है। जब वॉर में कुछ भी ऑफ लिमिट्स ना रहे तो ह्यूमैनिटी और रूल्स ऑफ वॉर पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं। इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हम आज का डीप डाइव रैप अप करते हैं। जो भी लिसनर्स इस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो इस क्वेश्चन पे जरूर विचार करें कि हमारा फ्यूचर किन एथिक्स पर खड़ा होगा। हमारी बात ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और गहरे टॉपिक के साथ। अलविदा।